सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अल्केन्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेपरेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अल्केन के बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हम नहीं पढ़ते, तो थोड़े से जो पढ़ते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब हेलोजिनेशन वहाँ पर है, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल वहाँ पे है। ठीक है, चलिए तो उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या पढ़ते हैं हम? देयर केमिकल रिएक्टिविटी कि डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन आपको पता है कि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन भैया एयर की प्रेजेंस में या एयर की अबंडेंस में आराम से जलते हैं। ठीक है, तो दे अंडरगो कंबशन रिएक्शन। सारा का सारा कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और सारा हाइड्रोजन आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज क्वाइट मतलब नोन टू एवरी स्टूडेंट, है ना, कि पहले हमने बचपन में रिएक्शन पढ़े होते हैं हमने कंबशन वाले। अब हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कुछ हटा के आप कुछ और लगा रहे हो। तो अल्केन इज लाइक आर एच में जब आप H को हटा के हेलोजन लगा देते हो तो RX बन जाता है। तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? हेलोजन एक्सचेंज होगा ना हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला इसमें कैटेगरी आता है जो हमने पढ़ना है, दैट इज हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन करवाने के लिए ऑब्वियसली बात है हेलोजन के साथ हीट करेंगे। क्लोरीनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि क्लोरीन को जब हमें क्लोरीन रेडिकल में तोड़ना होता है, क्योंकि हेलोजिनेशन आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो क्लोरीन को अगर आपको 2 क्लोरीन रेडिकल में ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको सनलाइट चाहिए होती है, राइट। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ब्रोमिनेशन की बात करें तो उसको थोड़ी और एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको स्लाइटली हीट करना पड़ता है। आयोडीनेशन के लिए थोड़ा और हीट करना पड़ता है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं, क्योंकि आयोडीनेशन में बाई प्रोडक्ट बनता है HI, जो कि एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। हम नहीं चाहते ना, हम तो चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड ना जाए। तो ये जो HI उसमें बनता था, इसको हटाना है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हम साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लेके चलते थे, जो कि HI को साथ के साथ न्यूट्रलाइज करता हुआ चलेगा। देखिए, तो एल्केन्स रिएक्ट विद मॉलिक्यूलर हैलोजेंस टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। RH plus X2 गिव्स यू RX plus HX। सबसे फास्ट क्या होता है इसमें? फ्लोरिनेशन, पर बहुत एक्सोथर्मिक होती है, बहुत वायलेंट होती है। तो फ्लोरिनेशन को नॉर्मली लैब में नहीं करवाया जाता। और सबसे फास्ट F2 फिर Cl2 फिर ब्रोमिनेशन फिर जाके आपकी आयोडीनेशन। और अगर आप रिएक्टिविटी की बात देखें तो क्योंकि इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस तरह से अल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर रहता है। तो देखिए CH4 plus Cl2 हीट हैलाइड की प्रेजेंस में CH3Cl plus HCl है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि CH4 plus Cl2 में क्लोरीन को मैं एक्सेस में ले लूंगा तो क्या होता है बेटा? जब हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं तो हेलोजिनेशन होती चली जाती जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाएं। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो CCl4 आएगा। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं बनेंगे, बाकी भी बनेंगे, पर ये भाई साहब बनेंगे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आपके पास हेलोजन एक्सेस में हो तो सारी हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो, तब तक रिएक्शन रुकता नहीं, और दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूं कि CH4 को हम एक्सेस में लेते हैं प्लस Cl2, तो आपका मोनो हेलोजिनेशन होती है। तो CH3Cl आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बाकी भी बनेंगे जैसे CH2Cl2 CHCl3, तो बाकी भी बनेंगे बट माइनर अमाउंट में। ठीक है, जैसे ऊपर वाला ये वाला जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ CH3Cl ही बनता है, इसमें CH2Cl2 मतलब ठीक है वो बैलेंस, अभी एक बैलेंस्ड इक्वेशन थी ये, पर CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा, थोड़ा सा CCl4 भी बनेगा, ये सारी चीज़ें बनती है। तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। तो जब आपको कोई एक चीज़ मेजॉरिटी में चाहिए होती है, अगर आपको फुल्ली हेलोजिनेशन करवानी है तो हेलोजन को एक्सेस में ले लो, और अदरवाइज अल्केन को एक्सेस में लो, ताकि आपके पास मोनो हेलोजिनेटेड मतलब सिंगल हेलोजन सब्स्टिट्यूट हुई है, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट इन दैट केस। तो ये आपका 3 स्टेप में रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल का। पहले तो फ्री रेडिकल आपका बनेगा, इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है, जैसे Cl2 टूटेगा, H नहीं हुआ सनलाइट मतलब सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में 2 क्लोरीन रेडिकल्स में। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये RH पे अटैक करके वहां से H उठा लेता है। ठीक है, मतलब फिर HCl अलग हो जाएगा और R रेडिकल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस मैकेनिज्म में क्या है, साइक्लोपेंटेन से
इसने H उठा लिया, HCl अलग हो गया, और ये पेंटाइल क्लोराइड, साइक्लोपेंटाइल आपका रेडिकल बन गया। ठीक है, तो ये जो आपका रेडिकल है, अब दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, शुरुआत करने के लिए आपको एक क्लोरीन चाहिए था, तो वो रेडिकल में टूट गया। अब आगे प्रोपेगेशन में आपको रेडिकल नहीं चाहिए होता, ये वाला जो रेडिकल बना है यही एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके उसको तोड़ के उसमें से क्लोरीन उठा लेगा। तो क्लोरीन उठा ली तो बाकी का क्या हो गया, फिर एक और क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये रेडिकल वापस से फिर ये वाला स्टेप कर लेगा, एक और साइक्लोपेंटेन को पकड़ के उससे पे अटैक कर देगा, फिर आगे जनरेट होगा, फिर रिएक्ट करेगा, फिर आगे जनरेट होगा। तो ये चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। तो प्रोपेगेशन में 2 स्टेप होते हैं। जिस स्टेप में हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, इसको कहा जाएगा H एब्स्ट्रैक्शन स्टेप, क्योंकि हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है अल्केन से। दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या स्लो स्टेप जिसको आप बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इज द स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोपेगेशन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है, और अगले वाले में तो फिर वो हैलोजन से रिएक्ट करके फाइनली अल्काइल हैलाइड बना रहा है। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में 2 रेडिकल मिलकर आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। 2 क्लोरीन रेडिकल मिलके तो Cl2 बन गया, 2 आपके साइक्लोपेंटाइल रेडिकल मिल गए तो डाइसाइक्लोपेंटेन बन गया। ठीक है, और आपका एक साइक्लोपेंटाइल और एक क्लोरीन रेडिकल मिल गया तो क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बन गया। तो 2 रेडिकल मिलके आपस में कर जाएंगे। और इसमें कभी कभी हम फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए इनहिबिटर डालते हैं। मतलब ये फ्री रेडिकल जो आपका चेन रिएक्शन चला है, इसको रोकना है, स्लो करना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन ऐड करते हैं, O2। ठीक है, तो O2 ऐड करते हैं एज ए इनहिबिटर, ये इसको याद कर लेना। अब देखिए, जैसे कि इथेन है, इथेन प्लस Cl2 क्या होगा, देखो दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, चाहे यहाँ पे क्लोरीन जाए चाहे यहाँ पे जाए, किसी एक पे जाए कुछ चलेगा ना। तो CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ये बन गया। ओके, अब देखिए ये स्टेप कितना तरह से होगा ये रिएक्शन। जब आपका पहला इनिशिएशन तो हो चुका था कि Cl रेडिकल जो है वो अटैक करके CH3 पे अटैक करके क्या बनाएगा, H निकाल लेगा वहाँ से, है ना, HCl प्लस R रेडिकल। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप था किसका, प्रोपेगेशन का। इनिशिएशन को नहीं देख रहे हम, ये प्रोपेगेशन का पहला स्टेप है। तो प्रोपेगेशन के पहले स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो थोड़ी हायर है, क्योंकि मैंने कहा था ना स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की एनर्जी हमेशा हाईएस्ट होती है, उसकी जो पीक है पहाड़ी वो सबसे ऊंची होती है। ठीक है, यहाँ पर बन गया आपका R रेडिकल प्लस HCl प्लस Cl2। अब ये R रेडिकल इस Cl2 से अगले स्टेप में रिएक्ट करके RCl बनाएगा। तो अगले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी जो है या ओवरऑल थ्रेशोल्ड एनर्जी रिलेटिवली कम है, उसकी पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो नीचे है। तो सेकंड स्टेप आपका थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। तो आपने पढ़ा ही होगा कि भैया क्लोरीन रिएक्टिव होती है, देखती नहीं है, जो दिखा वहां अटैक करके रिएक्शन कर देती है। ब्रोमीन इज सिलेक्टिव, ब्रोमीन ढूंढती है कि यार मेरे को किस पे अटैक करना है, मेरे को 1 डिग्री पे करना है, 2 डिग्री पे करना है, 3 डिग्री पे करना है। तो ब्रोमीन बोलता है कि यार मेरी प्रेफरेंस ना 3 डिग्री है। ठीक है, तो ब्रोमीन बड़ा सेलेक्टिव है। क्यों, देखिए क्लोरीनेशन के लिए अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करने की टेंडेंसी देखें तो ये 1:3.8:5, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालने की अगर इसकी टेंडेंसी 1 है तो 2 डिग्री H को निकालने की 3.8 है, मतलब अराउंड 4 गुना ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है कि मेरे को 2 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाए, और 3 डिग्री को 5 गुना इंटरेस्टेड है, मतलब 1 डिग्री के रिलेटिवली। तो ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस रहेगी, क्लोरीन भी बोलेगा कि हाँ यार मेरे को अगर 3 डिग्री मिल जाए तो आई विल बी हैप्पियर, बट 3 डिग्री हाइड्रोजन नंबर में कम होती हैं। जैसे एक 3 डिग्री हाइड्रोजन होगी तो उस पर अटैक करने किसकी चाहता तो है ये 3 डिग्री पे अटैक करे, पर 1 डिग्री हाइड्रोजन नंबर में ज़्यादा होती है, नंबर में ज़्यादा होती है तो उनके साथ कोलाइड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए क्लोरीन बोलती है कि यार चलो जो दिखा अटैक करके निपटाओ। ठीक है, तो इसका कोई बड़ा ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे को यही चाहिए। ब्रोमिनेशन के लिए 1:82:1600, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की इसकी टेंडेंसी 1600 गुना ज़्यादा है 1 डिग्री के कंपैरिजन में। मतलब ये बोलता है कि मेरे को कहीं से भी लेके आओ, मेरे को 3 डिग्री अगर दिख जाएगा मैं उसी से रिएक्ट करूंगा और दैट्स इट। ठीक है, तो ब्रोमीन को अगर 3 डिग्री मिल गया तो भैया वो 2 डिग्री पे अटैक नहीं करेगा, 1 डिग्री पे भी नहीं करेगा, और अगर 2 डिग्री मिल गया तो 1 डिग्री पे नहीं करेगा, मेनली 2 डिग्री पे करेगा। तो ब्रोमीन सेलेक्ट कर लेता है कि मेरे को इसी पे अटैक करना है तो इसी पे करना है, राइट। तो देखिए ये आपने प्रोपेन लिया, क्लोरीन है। अब बेटा प्रोपेन की अगर हम बात करें तो प्रोपेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 6,
और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो क्लोरीनेशन होनी है, क्लोरीनेशन बोल रहा है, अच्छा 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 × 1 2, और सॉरी गलत कर दिया, हाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो ये 1 डिग्री का फैक्टर 1 है, तो 6 × 1 मतलब 6, ओके, तो इसका वाला फैक्टर आ गया 6। और 2 डिग्री वाले कितने हैं? 2, तो 3.8 × 2 रफली, ठीक है, 7.5 ले लो, राइट, 7.2 हो गया ना आपका, तो ये आ गया आपका 7.2। तो फिर भी बताओ 6 और 7.2 में के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं, दोनों बन जाएंगे ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करने वाला भी बन जाएगा, 2 डिग्री वाला भी बन जाएगा। हाँ 2 डिग्री वाला थोड़ा सा बेटर बनेगा क्योंकि इसके 6 और इसके 7.2 हैं, तो परसेंटेज जो 2 डिग्री वाली की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो देखो इन्होंने ऑलमोस्ट 1:1 दिया हुआ है, क्योंकि 6 और ये 7.2 है, तो मतलब रफली दे आर क्लोजली कि 1 डिग्री हटा के अपने क्लोरीन लगाया या 2 डिग्री हटा के अपने क्लोरीन लगाया, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। तो क्लोरीनेशन फास्ट होती है और सिलेक्ट नहीं करती, जो दिख गया उसके साथ चलेगा। ओके, नाउ ब्रोमिनेशन, अब क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 थे 2 डिग्री, 2 डिग्री का मतलब है 82 × 2, 164 हो गया यार, और 1 डिग्री कितने हैं? 6, तो 6 × 1 6, तो 164:6। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बन रहा है, अराउंड 99% बना 2 डिग्री पे अटैक वाला, 1 डिग्री पे अटैक वाला सिर्फ 1%। और अगर 3 डिग्री होती ना तो 3 डिग्री वाला मेजॉरिटी में आता। तो ब्रोमीन स्लो है रिएक्ट करने में और सेलेक्टिव है, तो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अब और डेप्थ में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी समय नहीं है हमारे पास क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई, क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है, ब्रोमीन कैसे रिएक्ट करता है, यस, ठीक है। अब जब बात हो ही रही है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं रिएक्शन की, कि यहाँ पर ब्यूटेन पे क्लोरीनेशन होनी है, कहाँ कहाँ हो सकती है। आप देखो कितनी पोजीशन है जहाँ पर अटैक हो सकता है। ये पहला वाला और लास्ट वाला दोनों जो कार्बन है वो क्या है, आइडेंटिकल है ना, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आइडेंटिकल, तो फर्स्ट पे अटैक हो या लास्ट पे अटैक हो बात ऑलमोस्ट बराबर है। सेकंड और थर्ड कार्बन भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो इन दोनों के ऊपर अटैक हो तो वो भी बात ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई क्लोरीनेशन, 2 तरह के आपके प्रोडक्ट बन गए। अब देखिए जो पहला वाला प्रोडक्ट है आपका, इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये प्रोडक्ट अपने आप में एक कायरल है। पर जो आपका दूसरा प्रोडक्ट बना है, यहां पर जो क्लोरीन लगी है, ये वाला कार्बन आपका कायरल है। तो कायरल कार्बन होने की वजह से अब इसमें एनेंशियोमर की पॉसिबिलिटी थी। अब आपको पता है कि यहां पर क्लोरीन लगी, उससे पहले यहां पर रेडिकल बना होगा, है ना, उसके बाद ही Cl2 पे अटैक किया होगा इस तरह का और क्लोरीनेशन हुई होगी। मतलब यहां पर पहले रेडिकल था। रेडिकल एक प्लेनर इंटरमीडिएट होता है। प्लेनर में क्या है, ये अगर आपका रेडिकल है तो अब क्लोरीन फ्रंट से आके भी अटैक कर सकती है और बैक से भी आके अटैक कर सकती है, मतलब दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है और बराबर बराबर है। तो बेटा एक बार अगर इस क्लोरीन को मैं फ्रंट में लगा लूँ तो एक बार बैक में भी लग सकती थी। तो क्योंकि ये कायरल सेंटर है और फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक होने की पॉसिबिलिटी थी, तो मेरे पास एक्चुअली इनेंशियोमर्स बनेंगे, 2 इनेंशियोमर यहाँ पर बन रहे हैं मेरे पास। तो टोटल अगर पूछा जाए कि भैया टोटल कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये बन गया और बाकी 2 ये बन गए, टोटल 3 प्रोडक्ट मेरे पास बने। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। और नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा, सर 2 आंसर आ रहा है, 2 बन रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा कि सेकंड वाले केस में इनेंशियोमर्स भी बन सकते हैं, मतलब भी बन रहे हैं, नॉट बन सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब यहां पर ऑलरेडी ब्रोमीन एक है, अब आपको क्लोरीनेशन करवानी है। ये Cl रेडिकल अटैक करेगा, तो Cl रेडिकल अब कहां अटैक करेगा, अच्छा रेडिकल अब कहां बन सकता है, यहां पर 3 वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो 3 वाले पोजीशन में रेडिकल बनाया और अब Cl रेडिकल यहां अटैक करेगा, मतलब Cl2 यहां अटैक करेगा और क्लोरीनेशन यहां पे होनी है। अब क्योंकि ये रेडिकल आपका क्या है, प्लेनर है, तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से हो सकता है ना, राइट ना। अब इन्होंने यहां पर क्या दिया हुआ है, कन्फिगरेशन ऑफ C2 इज रिटेन्ड, कि भैया इस ब्रोमीन वाले कार्बन पे क्योंकि अटैक होना नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आने वाला। अटैक 3 वाले कार्बन पे हो रहा है, इस वाले पे, ठीक है। तो जब क्लोरीनेशन यहाँ पे होगी तो सेम चीज़, एक बार फ्रंट से आ जाएगा क्लोरीन, एक बार आपका बैक से आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन रहे हैं। अब इनको इनेंशियोमर मत बोल देना, क्यों, क्योंकि एक हाफ तो आपका सेम है, दूसरा हाफ आपका चेंज हो रहा है, तो दे आर नॉट इनेंशियोमर्स बट दे आर डायास्टीरियोमर्स। तो ये भी ध्यान रखना, ऊपर जो आपका पेयर बना था वो इनेंशियोमर बना था क्योंकि सिर्फ एक ही कायरल सेंटर था, यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हैं जिनमें से एक सेम है और दूसरा वाला चेंज हो रहा है, तो दीज 2 आर डायास्टीरियोमर।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की अभी, इसको ध्यान में रखना, यहां पर बच्चा गलती कर सकता है। नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शंस और अगर हम बात करें, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक ग्रुप लगाना, SO3H ग्रुप को लगाना मतलब सल्फोनेशन। तो उसके लिए H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, H2SO4 से ट्रीट करेंगे आप तो सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है, ठीक है। काफ़ी हीट करना पड़ता है और रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मीथेन। आइसोमराइजेशन, देखिए जब उसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो ये जो आपका स्ट्रेट चेन है ये अपनी ब्रांच्ड आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो कहाँ लगेगी ब्रांच, कहाँ नहीं लगेगी आप बता नहीं सकते, पर ब्रांचिंग हो जाती है। जैसे एक ये बन गया 2 मिथाइल पेंटेन और एक बन गया 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन अल्केन ऑन हीटिंग विद AlCl3 plus HCl at around 200 डिग्री सेल्सियस एंड 35 atm प्रेशर आइसोमराइजेज इनटू देयर इट्स ब्रांच्ड आइसोमर्स। एरोमेटाइजेशन, देखो 6 कार्बन की लॉन्ग चेन है। अब सबसे छोटा अगर आपका एरोमेटिक जो कॉमन रिंग है वो तो आपका बेंजीन होता है ना, तो बेंजीन के लिए कम से कम 6 कार्बन तो चाहिए। तो अगर 6 कार्बन की लॉन्ग चेन आपके पास है स्ट्रेट चेन, तो उसको अगर आप Cr2O3 और वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं हाई प्रेशर पे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। 6 कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन। अच्छा, अगर 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो तो उसके ऊपर एक और CH3 लग जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन का तो बेंजीन बन जाएगा, 7वें का ऊपर CH3 लग गया, दैट इज टॉल्यूइन बन गई। अगर 8 हो तो ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर 2 कार्बन की चेन मतलब इथाइल बेंजीन बन जाए या 2 मिथाइल लग जाए उसके ऊपर, जाइलिन बन जाए। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये रिएक्शन आ गया आपका एरोमेटाइजेशन। देन वी टॉक अबाउट द कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। कन्फर्मेशंस आपको पता ही है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेशन अलाउड होती है ना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड, रुकिए मैं आपको जरा रोटेट करके अभी दिखाना भी चाहूँगा, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है मूवमेंट करनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकंड। यस, ठीक है। चलो, मुझे लगा कि हाँ मैं भूल गया था कि हमारे को इस लेक्चर में ये करना। देखिए ये आपके पास आ गया इथेन, है ना, राइट, ये इथेन आ गया। ओके, अब क्योंकि ये दोनों कार्बन है, एक कार्बन को फिक्स रखे, अब देखो ये इस एटम के एग्जैक्टली पीछे ये वाला है ना, एक्लिप्स हो रखे हैं, इसके पीछे ये वाला है और इसके पीछे ये वाला है, राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे तो देखो है ना, लगभग एक्लिप्स हो गया ना ये। अब अगर फ्रंट को फिक्स रखे मैं पीछे वाले को घुमाना स्टार्ट कर दूं तो क्या हो रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो किस तरह का आगे शेप आ गया, राइट, दिस इज स्टैगर्ड। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। ओके, अब इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस अभी देखो कितना है। अब अगर इसको मैं घुमा दूंगा तो डिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा। तो ये रोटेट करने से जो नई 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 अरेंजमेंट्स बनते चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस, ठीक है। पता ही आपको, बट चलो फिर भी थोड़ा सा याद करवा रहा हूं। तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन जो भी आपको मैंने दिखाया वो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ही है। जब ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल ऑपोजिट साइड हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। देखिए सारे के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, पर इस हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे ये वाला है, इसके पीछे ये वाला है, उसके पीछे वो वाला है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक दूसरे को छुपा रहे हैं, एक्लिप्स कर रहे हैं। तो दिस इज एक्लिप्स कन्फर्मेशन। डाइहेड्रल एंगल 0 होता है, मतलब फ्रंट वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, 0। तो डाइहेड्रल एंगल ये वाला अगर आप देखेंगे ये वाला 0 है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंगल ये वाला डाइहेड्रल तो ये 60 डिग्री है। तो एक्लिप्स्ड वाला लेस स्टेबल होता है, ऑब्वियसली बात है यार। स्टैगर्ड वन इज मोर स्टेबल क्योंकि उसमें रिपल्शन कम है, क्योंकि ग्रुप थोड़ा दूर दूर है। एक्लिप्स्ड वाला इज लेस स्टेबल, ठीक है, बट इनमें उतनी एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो इजीली ये मतलब एक्लिप्स वाला स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड वाला एक्लिप्स में ये चेंज होते रहते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। पर हाँ, इक्विलिब्रियम में भी स्टैगर्ड वाला ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा है। तो अल्केन्स में अगर हम ब्यूटेन की कन्फर्मेशन देखें तो वो जनरली पूछा जाता है। देखिए ब्यूटेन के बारे में अगर आप सिंपल देखें, ब्यूटेन की ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 4 कार्बन की चेन आ गई है। अब देखो कन्फर्मेशन जब आपको एनालिसिस करना है तो आपको कार्बन कार्बन के अबाउट घुमाना होता है। अब नॉर्मली ये जो हम कन्फर्मेशन सारी पढ़ते हैं ना, वो हम इस बॉन्ड के अगेंस्ट, मतलब इस बॉन्ड के अबाउट घुमा रहे हैं, C2 C3 वाले बॉन्ड के अराउंड। मतलब C2 को फिक्स करके C3 को घुमा लो, या 3 को फिक्स करके 2 को घुमा लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कन्फर्मेशनल एनालिसिस इसी बॉन्ड के अराउंड करना है।
आप 1 और 2 वाले के अराउंड भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट उसमें हमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कंफर्मेशन मिलती नहीं है, इसलिए हम इस बॉन्ड के अबाउट करते हैं। तो देखिए C2 पे क्या क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल और 2 H, और C3 पे क्या लगा है, सेम एक मिथाइल और 2 H। तो मतलब एक कार्बन के ऊपर मिथाइल और 2 H लगे हैं और पीछे वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो जब दोनों मिथाइल आपस में 180 डिग्री पे होते हैं, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, जिसको बोलते हैं, कौन सी कंफर्मेशन है ये, एंटी, दिस इज एंटी कंफर्मेशन। ठीक है, सबसे स्टेबल है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो रिपल्शन मिनिमम है। जब ये दोनों बड़े ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड गॉश कंफर्मेशन। ओके, जब तो ये वाली भी गॉश ही हुई, थर्ड वाली भी, ठीक है, फोर्थ वाला फिर आपका एंटी हो गया, राइट। चलिए, तो ये तो थे यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे स्टेबल आपका एंटी है। उसके बाद आपका कौन सा है, गॉश। उसके बाद आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स के एक्चुअली एक्लिप्स हैं दो टाइप के यहाँ पे, एक जिसमें H और CH3 और H और CH3 आमने सामने आ रहे हैं, रिपल्शन तो है इनमें पर उतनी ज़्यादा नहीं है, और एक जिसमें दोनों CH3 आमने सामने आ गए, दो बड़े बड़े ग्रुप आमने सामने आ गए, इसमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो इस वाले को हम बोल देंगे फुल्ली एक्लिप्स और इस वाले को बोल देंगे पार्शियली एक्लिप्स। वैसे लिटरली देखा जाए तो ये वर्ड्स उतने एक्यूरेट नहीं है, पार्शियली एक्लिप्स और फुल्ली एक्लिप्स, क्योंकि हैं तो दोनों ही एक्लिप्स है ना, पर उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस तरह से ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वो पेरीप्लेनर वाली टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज दैट विल ओनली कंफ्यूज यू फर्दर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन ब्यूटेन में बनती हैं। आई थिंक आपको पानी पी लेना चाहिए, राइट। ठीक है, चलो, तो सबसे स्टेबल कौन सा है यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है एंटी, फिर गॉश, फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स और सबसे लास्ट में फुल्ली एक्लिप्स। देन स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं, देखिए, टॉर्जनल स्ट्रेन, रोटेशन के अगेंस्ट, रोटेशन मतलब टॉर्क लगता है तो रोटेट होती हैं चीजें, रोटेशन के अगेंस्ट जो स्ट्रेन डेवलप होता है कि वो चाहता है कि नहीं यार मेरे को रोटेट मत करो, है ना, उसके अगेंस्ट जो उसका रेजिस्टेंस है, दैट गिव्स यू टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है, तो जब हम देखिए, जब हम एक स्टेबल अरेंजमेंट लाइक एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से एक्लिप्स की तरफ चलते हैं, तो बोलता है ये नहीं यार एक्लिप्स में मत लेके जाओ, वहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगी, आई डोंट वांट टू गो देयर, है ना। तो वो रोटेशन के अगेंस्ट मॉलिक्यूल चाहेगा कि नहीं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाए कि नहीं मेरे को नहीं जाना है। तो स्टैगर्ड से जब आप एक्लिप्स की तरफ जा रहे हो तब टॉर्जनल स्ट्रेन आता है, और एक्लिप्स में जब आप पहुंच गए तो वो मैक्सिमम आ गया। स्टैगर्ड में कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है क्योंकि वो खुश है वहां पे। ठीक है, तो टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, इसको एक्लिप्स इंटरेक्शन स्ट्रेन भी बोल देते हैं। It is a strain that arises when non-bonded atoms separated by 3 bonds are forced from a, अरे यार सिंपल है, स्टैगर्ड में नहीं होता, एक्लिप्स में होता है, और एक्लिप्स की तरफ चलते हैं तो बढ़ता जाता है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, इसको बेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं। एंगल स्ट्रेन होता है यार जब आप आइडियल बॉन्ड एंगल से डेविएट कर जाते हो, मतलब आइडियल बॉन्ड एंगल आपका होना था 109.5 डिग्री पर निकला 112, 105, 104, है ना। तो जब आप आइडियल बॉन्ड एंगल से कोई बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिफर करती है तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है, जितना बड़ा डिफरेंस होता चला जाएगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। जैसे साइक्लोअल्केन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल कितना है, 60, काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है यार, 109.5 होना चाहिए था, 60 है। साइक्लोब्यूटेन में कितना है, रफली 92 है ना, तो फिर भी काफ़ी बड़ा है। साइक्लोपेंटेन में भी थोड़ा सा है ही है, राइट। पर साइक्लोहेक्सेन में अगर आप सोचेंगे कि ये तो 120 डिग्री होना चाहिए, नहीं, साइक्लोहेक्सेन ऐसा प्लेनर 6 मेंबर रिंग नहीं होता। हम ड्रॉ तो कर देते हैं साइक्लोहेक्सेन को ऐसे कन्वीनियंस के लिए, पर आपको पता है ना साइक्लोहेक्सेन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक आपका चेयर फॉर्म और एक आपका बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड बोट इज लेस स्टेबल। वैसे और भी कंफर्मेशन है पर मेनली हम ये दो पढ़ते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन आपका नॉर्मल ऐसा रिंग नहीं होता, ये तो हम कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में अगर आप बॉन्ड एंगल देखेंगे सारे के सारे 109.5 डिग्री होते हैं। तो ये तो पता लग गया आपको कि एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा आपका साइक्लोप्रोपेन में होगा, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में थोड़ा सा कम होगा, साइक्लोपेंटेन में और कम होगा, साइक्लोहेक्सेन में नहीं होता एंगल स्ट्रेन क्योंकि एंगल एक्चुअली 109.5 डिग्री होते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में ऑल एंगल्स आर 109.5 डिग्री, तो कोई एंगल स्ट्रेन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए तो साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन देख लेते हैं। तो 2 कंफर्मेशन है, चेयर और बोट। ठीक है, चेयर वाली में क्या होता है, चेयर कंफर्मेशन में ना सारे के सारे बॉन्ड स्टैगर्ड है,
इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। स्टैगर्ड का मतलब सारे बॉन्ड स्टैगर्ड पोजीशन में है। जैसे देखिए ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, तो ये तो चेयर आपने ऐसे देख ली, ठीक है। इसका मैंने एक्सिल और इक्वेटोरियल का आपको थोड़ा सा फंडा भी बताया था, एक्सिल इक्वेटोरियल कैसे ड्रॉ करना है, जीओसी वाले में आई थिंक कि स्टीरियो में बताया था। तो इसका अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन देखें तो आप देखेंगे सारे बॉन्ड कैसे हैं 60 डिग्री के एंगल पे, मतलब दे आर ऑल स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड होने की वजह से चेयर कन्फर्मेशन इज सो स्टेबल, ठीक है। और अगर आप बोर्ड कन्फर्मेशन देखें तो बोर्ड कन्फर्मेशन में क्या है, बोर्ड कन्फर्मेशन में कुछ बॉन्ड आपके मतलब एक्लिप्स वाली ओरिएंटेशन में है, इसलिए वहां पर स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो द बोर्ड कन्फर्मेशन हैज नो एंगल स्ट्रेन बट इट हैज टॉर्जनल स्ट्रेन, क्योंकि एक्लिप्स आ गया ना वहां पे, जबकि चेयर में देयर इज नो एंगल और नो टॉर्जनल स्ट्रेन इन द चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है। डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, द बोर्ड कन्फर्मेशन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल by flexing to a new form that is a twist conformation the boat conformation can relieve some of its torsional strain। तो ये ट्विस्ट बोट बना देती है, ट्विस्ट बोट में क्या है इसका थोड़ा सा जो टॉर्जनल स्ट्रेन था वो थोड़ी सी इसको राहत मिलती है, ठीक है। और फ्लैग पोल इंटरेक्शन, व्हाट आर द फ्लैग पोल इंटरेक्शन, देखिए बोट कन्फर्मेशन में जो ये आपका ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला पोजीशन, मतलब इसको अगर मैं 1 ले लूँ, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे ये जो दो ग्रुप लगे होते हैं ना, ये आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं। इनके बीच की इंट्रैक्शन को या इनके बीच की रिपल्शन को कहा जाता है फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक रिपल्शन क्रिएट करता है जिससे बोट कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है, थोड़ी सी कम हो जाती है वो, ओके। तो वो फ्लैग पोल वाली जो आपकी रिपल्शन थी वो इस ओरिएंटेशन में थोड़ी कम हो जाती है, तो बोट ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन भी कम हो जाता है और जो फ्लैग पोल इंटरेक्शन है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस कन्फर्मेशन, देखिए तो सबसे स्टेबल हमारे पास कौन सी है, सबसे लोअर कौन सी है, चेयर, चेयर के बाद कौन सी है, ट्विस्ट, ट्विस्ट के बाद कौन सी है, बोट, और बोट के बाद कौन सी है, हाफ चेयर। मतलब बोट सबसे अनस्टेबल नहीं है, बोट से ज़्यादा अनस्टेबल है हाफ चेयर। भैया अब चेयर को आधी खोल के रखोगे तो गिर जाएगी ना वो, अनस्टेबल तो होगी। तो चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर जाके हाफ चेयर। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। जल्दी से याद कर लो इसको। नेक्स्ट, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ग्रुप्स, इसके बारे में तो आपको बता ही चुका हूं मैं। एक्सियल पोजीशन आपकी वर्टिकल होती है, जिस तरफ वो पॉइंटेड होता है वहाँ वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं। तो हर एक कार्बन के ऊपर एक पोजीशन एक्सियल होती है और एक इक्वेटोरियल होती है। और बल्कि ग्रुप को हम कहाँ रखते हैं, बल्कि ग्रुप को हम इक्वेटोरियल रखना प्रेफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये CH3 एक्सियल पे था तो इतना स्टेबल नहीं है, पर यहाँ पर ये रिंग फ्लिप करके, तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिंग फ्लिप। रिंग जब फ्लिप करता है सारी एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल बन जाती हैं और सारी इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हो रहा है यहाँ पे ना, दिस इज कॉल्ड रिंग फ्लिप, ओके। तो इसमें ये जो एक्सियल था ये इक्वेटोरियल बन गया, और क्योंकि बल्कि ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पे आ गया तो दैट इज एक्चुअली मोर स्टेबल, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर है ये बड़ा ग्रुप है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, और कहाँ रखा हुआ है, एक्सियल पे, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था एक्सियल पे ये जो 3 पोजीशन होती है ना ऊपर 1 3, ये दोनों आपस में 1 3 पे है, मतलब 1 2 3, और अगर ये दोनों देखें ये भी 1 2 3, तो 1 और 3 वाली जो ग्रुप्स है ना, ये 3 ये आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं। तो यहाँ एक बड़ा ग्रुप रखने से क्या है, ये सारे आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। तो रिंग फ्लिप करने से जब ये इक्वेटोरियल पर चला जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की रिपल्शन को बोलते हैं 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है ना। नाउ अब अगर हम 1 4 की बात करें, देखिए इन केस ऑफ सिस 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, सिस है और 1 और 4 पे लगा है, मतलब ये 1 पे ग्रुप लगा और एक 4 पे लगा है। देखो अब बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल है, छोटा वाला एक्सियल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं फ्लिप मार दूंगा तो फिर बड़ा ग्रुप एक्सियल बन जाएगा और छोटा ग्रुप इक्वेटोरियल बन जाएगा, तो वो आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 ग्रुप्स हैं और दोनों को इक्वेटोरियल पे नहीं रख सकते, एक को एक्सियल पे रखना ही है, तो प्रेफर हम करेंगे कि छोटे वाला ग्रुप एक्सियल पे आए और बड़ा वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पे आए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर, आई थिंक कितने क्वेश्चन है अभी, अच्छा अभी क्वेश्चंस ही हैं,
अभी क्वेश्चन ही करने हैं, तो क्वेश्चंस करके इसको निपटा लेते हैं अल्केन को, फिर नेक्स्ट से हम एल्कीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड देन वी कैन सॉल्व करने का रिज्यूम कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट प्रोड्यूस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अच्छा ये तो हमने किया ना, थोड़ी देर पहले किया था हमने ये, हाँ ये तो कर दिया हमने, ये वाले लास्ट वाला LAH में अल्कोहल बनता है। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। भैया कायरल कौन सी कन्फर्मेशन है, ठीक है जल्दी बताओ। ट्विस्ट बोट, रिजिड बोट, चेयर। चेयर तो अगर आप देखेंगे इसको एग्जैक्टली बीच में से काट दो, सिमेट्री आ जाएगी, बड़े आराम से सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं, इसमें तो आपकी सिमेट्री आ गई। बोट में तो देखते पता लग रहा है यार बोट में सिमेट्री है। रिजिड नहीं, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट में आपके सिमेट्री नहीं आती। ओके ध्यान रखना, ध्यान से देखोगे तो ट्विस्ट बोट में सिमेट्री आपको दिख जाएगा कि नहीं है। थर्ड वन, विच रिप्रेजेंट द चेयर स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द मिथाइल ग्रुप एक्सियल। देखिए ये 1 पोजीशन और ये 3, और ये क्या है, ट्रांस है। ट्रांस का मतलब है कि ये मिथाइल अगर अप है तो ये वाला डाउन है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले वाले में क्या है, ये 1 और 3 पे है, पर ये भाई साहब भी अप है और ये वाले भाई साहब भी अप हैं, दोनों अप तो नहीं हो सकते, तो ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मिथाइल को एक्सियल पे रखना है। यहाँ मिथाइल एक्सियल पे है, नहीं। यहाँ मिथाइल एक्सियल पे है, नहीं। यहाँ मिथाइल एक्सियल पे है, यस डी वाले में है ना। तो देखिए ये एक्सियल अप है, एक्सियल भी है और अप भी है, और क्लोरीन क्या है, वो इक्वेटोरियल भी है और डाउन भी है। तो एक अप और एक डाउन चाहिए था क्योंकि ट्रांस है ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है बिल्कुल, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। देखो पहले वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ड्रॉ करके, तो पहले वाला स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, एक क्लोरीन नीचे और एक क्लोरीन ऊपर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ जाएगा, इसका ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो पहले वाले में तो जीरो हो गया। दूसरा वाला जो बी ऑप्शन है ना आपका, बी ऑप्शन में क्या है, दोनों क्लोरीन सेम साइड पे हैं, तो ये भी डाउन है ये भी डाउन है, दोनों डाउन होंगे तो दोनों का डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, तो इसका नॉन जीरो आएगा। थर्ड वाले में भी दोनों सेम साइड पे तो नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसकी क्लोरिनेशन करनी है, मोनोक्लोरिनेशन Cl2H, तो कहाँ कहाँ हो सकती है क्लोरिनेशन भैया, चलिए बताइए। एक तो यहाँ पर क्लोरीन लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्लोरीन लगा लेता हूँ, एंड थर्ड यहाँ पे क्लोरीन लगा लेता हूँ, एंड फोर्थ यहाँ पे क्लोरीन लगा लेता हूँ। ये 4 मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ आ गई क्लोरीन लगाने की। अब हर एक का मेरे को चेक करना है कि कायरल कंपाउंड कौन सा है। क्या पहला वाला कायरल है, कोई कायरल सेंटर है इसके पास? हाँ जी, इसके पास एक कायरल सेंटर है, तो ये एक तो काउंट हो गया। दूसरे वाले में कोई कायरल सेंटर है, इस वाले में नहीं। थर्ड वाले में यहाँ क्लोरीन है, मिथाइल ये H, यस यहाँ पर ये वाला कायरल सेंटर है। फोर्थ वाले में नहीं। ठीक है, तो मेरे पास 2 कायरल सेंटर हैं, तो मतलब कायरल कंपाउंड कितने मेरे पास, ये 2 कंपाउंड मेरे पास कायरल है। तो अच्छा ओके 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 ओके, नहीं कायरल कंपाउंड पूछे हैं। देखिए हाँ थोड़ा ध्यान से यहाँ पे ना, ये वाले भाई साहब बनेंगे तो इसका एंशियोमर भी तो बनेगा साथ में, क्योंकि रेडिकल के ऊपर जब अटैक होगा क्लोरीन का। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इसका एंशियोमर नहीं बनेगा। इसका क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन लग रही है ना, ये फ्रंट लगे बैक लगे, हमें उससे क्या मतलब है। कायरल सेंटर तो यहाँ पे आ रहा है, ये फ्रंट बैक की क्लोरीन तो इस कार्बन पे लग रही है ना, यहाँ पर तो नहीं लग रही ना ये। हाँ, तो इसमें एंशियोमर नहीं बनेगा, मतलब क्लोरिनेशन होते हुए नहीं बनेगा। पर ये जो है ये अपने आप में कायरल है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो यस दिस इज कायरल, दैट इज ट्रू। और ये वाला अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जहाँ क्लोरीन लग रही है यहाँ फ्रंट और बैक दोनों में लग सकती थी, तो दोनों में लग सकती थी, तो 2 इसके एंशियोमर बनने चाहिए थे ना यार, बनने तो चाहिए इसके एंशियोमर, तो ये 2 आने चाहिए और एक ही आना चाहिए। तो टोटल कहानी के अनुसार तो 3 आने चाहिए, पर उन्होंने ऑप्शन में 3 दिए नहीं है, तो हम भी 2 लेंगे हम, कि ये 2 कंपाउंड जो है कायरल है। अब उसका एंशियोमर को काउंट करना नहीं करना, मेरे को लग रहा है इन्होंने उस तरह के ऑप्शन दी नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर था ये 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फोटो कैटालाइज ब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन की अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं, आपको पता है कि 3 डिग्री पे अटैक होगा, क्योंकि ब्रोमीन बहुत सिलेक्टिव है, तो ये 3 डिग्री पे ही अटैक करेगी।
ठीक है, तो दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, डी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन C5H12, C5H12 इज पेंटेन, क्लोरिनेशन कर रहे हैं C5H11। अब ये कौन सी पेंटेन है हमें बोला नहीं गया है, वैसे तो हम इसको एन पेंटेन ही लेंगे, स्ट्रेट चेन वाला। और ठीक है, क्लोरिनेशन हुआ, फिर सोडियम ईथर से उसने क्या किया, उसका वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो 5 कार्बन प्रोडक्ट A, B एंड Cr, अगर A आपका ये है तो B आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चारों मिथाइल एक जैसे हैं, कहीं पर भी क्लोरीन लगा दीजिए, बात बराबर है। तो ये B बन जाएगा और C में क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है ये डबल हो जाएगा, बात तो सही है। अगर A आपका ये है तो B क्या बनेगा, सिर्फ 3 डिग्री पे अटैक होगा, नहीं, 1 डिग्री हाइड्रोजन मेरे पास कितनी है, 3 6 9, तो 9 इंटू 1, और 3 डिग्री कितनी है, 1, तो 1 इंटू 5, तो मेजर जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 डिग्री पे अटैक वाला होगा। इन्होंने 3 डिग्री पे अटैक वाले को मेजर बनाया हुआ है, तो ये गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन। तो हमें दिया नहीं गया था कि हमें हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये कैसा है कैसा नहीं है, बट ऑप्शन को देख के मैं बता सकता हूं कि इस कंपाउंड में 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है और 3 डिग्री सिर्फ 1 है, तो 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 डिग्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और 3 डिग्री की कितनी होती है क्लोरीनेशन में, 5, प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो उसका 5 होता है, तो है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया कि भैया बी ऑप्शन नहीं होगा। 8th क्वेश्चन, इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन एक्स एंड वाई कैन रिस्पेक्टिवली बी। देखिए 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये आ गया। नाउ अब देखिए यहाँ जो कंपाउंड दिया गया उसमें फ्रंट कार्बन पे 2 H लगे हैं और एक X है। पहले कार्बन काउंट कर लो यार, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये 3, ये 4, तो 1 2 3 4 5 6, 6 चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 ही हैं, 2 कार्बन और चाहिए, मतलब X में भी कार्बन चाहिए, Y में भी कार्बन चाहिए, तो X और Y मेरे H और H तो नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि X में 2 कार्बन मिल जाए मेरे को, Y H हो जाए, है ना, वैसा हो सकता है। तो अब ये आपको देखना है। देखिए तो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन में पीछे वाले कार्बन पे ना 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा वो पीछे वाला कार्बन आपका, तो पीछे वाला कार्बन आपका यही हुआ, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तीसरा भी लगा हुआ है, तो ये जो तीसरा Y है ये भी आपका CH3 ही होगा, तो Y आपका CH3 होगा, तो फिर X भी क्या हो जाएगा आपका CH3, है ना, ये आपका CH3 इस कार्बन के ऊपर। तो आपने जो कंफर्मेशन लिया वो इस बॉन्ड के अबाउट ली हुई है, इस बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, ये वाला आपका फ्रंट कार्बन है जो इन्होंने ड्रॉ किया ना फिगर, उसमें ये वाला आपका फ्रंट में है, तो इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है, और ये वाला इन्होंने रियर में ड्रॉ किया हुआ है जिसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस। तो हेक्सेन के देखिए ये एक इन्होंने बना दिया, एक ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, तो 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस इन्होंने बना दिए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, भैया बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्ट्रेट चेन का, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो 3 का सबसे ज़्यादा होगा, तो 3 सबसे ज़्यादा, तो भैया ऑप्शन ए एंड सी तो आउट हो गया। और सबसे कम किसका होगा, ऑप्शन 1 वाली क्लास का, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग कुछ ज़्यादा ही है, तो 1 का सबसे पीछे आएगा, तो ऑप्शन बी। तो जी एडवांस 2014 का क्वेश्चन है ये, अभी हमने पढ़ा था, ये इतनी सिंपल सी चीज़ थी, जिसने क्रैश कोर्स भी पढ़ा है वो भी आराम से इसको सॉल्व कर लेगा। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, और होशियार बच्चा वही है जो पेपर में एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएगा। टफ तो देखो, टफ क्वेश्चन के भी 4 नंबर है, इजी क्वेश्चन के भी 4 नंबर है, समझदारी है कि कम से कम इजी तो हमसे हो जाएं, हम ऐसी बेवकूफ़ी तो ना करें कि हम टफ क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करते चले जाएं और इजी को छोड़ दें। ठीक है, तो इसलिए हर कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजनेशन करने पे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देगा, तो ऑप्टिकली अगर इनएक्टिव चाहिए आपको, मतलब एक आयरल चाहिए, एक आयरल में आपको सिमिट्री चाहिए किसी ना किसी तरह से। ठीक है, देखिए पहले वाले में अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कर दूँ तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो उसके बाद ये वाला तो कायरल सेंटर रहा ना यार यहाँ पे, है ना, फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर मैं हाइड्रोजनेशन कर दूं तो उसमें ये वाला कार्बन तो कायरल हो जाएगा, तो पूरा प्रोडक्ट कायरल हो गया क्योंकि एक अकेला कार्बन कायरल है उसमें।
बी वाले में अगर हाइड्रोजनेशन कर दूं तो ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, दो ग्रुप सेम हो गए, सिमिट्री आ जाएगी। हाँ, बी ऑप्शन आ सकता है। सी वाले में नहीं, सी वाले में भी कायरलिटी आ जाएगी। डी वाले में, अरे यार डी में भी आ जाएगी यार, मतलब डी वाले में भी क्या हो जाएगा, ये ब्रांच और ये ब्रांच सेम हो जाएंगी, तो बी और डी दोनों आंसर आ जाएगा। सिंपल, जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था ये। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरीनेशन ऑफ 2-chlorobutane yields a mixture of isomers with the formula C4H8Cl2. The correct statement about the product is R. टोटल 6 आइसोमर। देखिए तो कितने आइसोमर यहाँ पे बनेंगे, देखिए क्लोरीनेशन इसकी कहाँ कहाँ करवा सकते हैं हम। अब आप इसमें एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, यहाँ क्लोरीन लगवा दीजिए, दूसरा यहाँ पर क्लोरीन लगवा दीजिए, तीसरा यहाँ क्लोरीन लगवा दीजिए, और फोर्थ में यहाँ क्लोरीन लगवा दीजिए। आई थिंक लास्ट वाला दिख रहा है ना आपको, थोड़ा इन बेचारों को लेफ्ट में खिसका लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कहाँ का ऑप्शन थी, यहाँ पर क्लोरीन लगवा सकता था, यहाँ पर लगवा सकता था, यहाँ पर और यहाँ पर, ये चार मेरे पास यूनिक पोजीशन थी, मैंने चारों पे लगवा ली है। द करेक्ट स्टेटमेंट, टोटल 6 आइसोमर। तो टोटल आइसोमर अब इनमें देखना यार, क्योंकि मेरे पास इनएंशियोमर वाली कहानी है ना। जब मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा रहा हूँ तो क्या मेरे पास इनएंशियोमर है? इनएंशियोमर बनेगा? नहीं। आप बोलोगे सर ये वाला कायरल सेंटर है ना सर, ये वाला तो बनना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन्होंने 2-chlorobutane जो कि कायरल कंपाउंड है उसका सिर्फ एक स्टीरियो आइसोमर हमें दिया हुआ है, तो हम जिसके ऊपर एक्चुअली अटैक करवा रहे हैं ना वो ऐसा है, मतलब ये वाली क्लोरीन फ्रंट या बैक अपनी मर्जी से कहीं नहीं लगा सकते हम, ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। तो इसको मैं पहले ड्रॉ करके फिक्स कर देता हूं भैया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये तो इस वाली क्लोरीन की स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैं सोचना कि वहां पर कायरल सेंटर तो वहां पर भी 2 कंपाउंड बन जाएंगे, तो इस वाले में सिर्फ एक क्लोरीन लगी यहाँ पे, और जहां पर ये लगी है वो कोई कायरल सेंटर नहीं जनरेट हुआ, तो ये एक ही होगा। इस वाले में तो ये बेचारा पहले कायरल सेंटर था, अब तो ये कायरल भी नहीं बचा, तो ये दूसरा। इस वाले में हाँ, यहां पर जो लगा है क्लोरीन, ये फ्रंट और बैक दोनों दे सकती थी, है ना, एक बार फ्रंट में लग जाए एक बार बैक में लग जाए, तो यस यहां पर मेरे पास 2 कंपाउंड बन सकते हैं। एक बार ये फ्रंट में लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो कायरल होगा, और एक बार ये बैक में लगेगी यहाँ पे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। यस, तो 1 2 3 4 और यहाँ क्लोरीन लगेगी 5, तो 6 आइसोमर्स ऑब्टेन्ड। फिर से का सोच लेते हैं, इसमें एक ही है, ये भी एक ही है, इसमें 2 बन रहे हैं और इसमें एक ही बन रहा है, ठीक है। टोटल 6 तो नहीं हो रहे। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मिक्सचर 5 फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। 5 फ्रैक्शंस, एक ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये और 2, ये जो 2 बने थे ना फ्रंट और बैक, एक तो कायरल था और एक मीजो था, तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। तो यस 1 2 3 4 5, तो 5 फ्रैक्शन तो मेरे को मिल जाएंगी, दैट इज राइट। 2 आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भैया ए कायरल है, एंड इसमें देखिए यहाँ वाला ये जो क्लोरीन है इसको बना ही देता हूँ मैं, एक बार तो क्लोरीन ऐसी लग जाएगी, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका कायरल है, और इसमें दूसरी जो क्लोरीन लगेगी, जब क्लोरीन ऐसे लगेगी तो ये वाला आपका मीजो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिमिट्री आ जाएगी, फ्रंट में क्लोरीन पीछे क्लोरीन, है ना, लाइक दैट। तो ये कायरल है पर ये वाला मीजो है, ओके। तो 2 आइसोमर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक ये हो गया ए कायरल, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, ये वाला ए कायरल हो गया, तो 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, बात सही हो गया। 4 आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। 4 कहाँ है यार, 4 तो नहीं है ना, तो ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 4।
6 आइसोमर्स, फिर भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना, फिर भी अगर लास्ट में क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए लग रही है मेरे को सही, ठीक है। 2 and 3, 4 आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव, ये कायरल हो गया, ये वाला कायरल हो गया, ये 3 और ऑप्टिकली एक्टिव, और 4 तो नहीं है, तो ऑप्शन ए है ना, ठीक है, डन। तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइसोमर बनाने थे, हर एक को चेक करना था उसके बाद। 11 क्वेश्चन हो गए। चलिए, तो दैट्स इट फॉर अल्केन्स। अल्केन्स खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन्स से स्टार्ट करेंगे, और एल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे मैकेनिज्म है, काफ़ी सारे कुछ पढ़ना है उसमें। तो चलिए जल्दी से उसको आज खत्म करेंगे हम, और आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ऑर्गेनिक इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग, एंड आई होप आपको भी कैनवस क्लासेस के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, कोर्स अच्छा लग रहा है। तो उसको आगे शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस कोर्स को कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी रिवाइज करने का मन करे चैप्टर्स को, तो ये कोर्स काम आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम से जस्ट 2 महीना पहले ही क्रैश कोर्स आपका काम आता है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ रिवीजन कोर्स, ठीक है। चलिए, तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।